तो कैसे हैं आप लोग? अब अपनी तैयारी कब के लिए है? 2024 के लिए। तो 2024 के मतलब 2022 तक के जो भी क्वेश्चंस थे वो ऑलरेडी आपके वीडियो बने हुए हैं, चाहे वो शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो। अब रह गया 2024 के लिए तैयारी किसकी? 2023 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा उसका समरी देखते हैं कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, वो पता होना चाहिए ना। तो देखते हैं। तो जो हमारा पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र में, उससे हमारे इस साल 2023 के अंदर 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद उससे थोड़ा सा कम किससे पूछा गया है? हमारा रे ऑप्टिक्स के अंदर से। उससे थोड़ा सा कम यदि बात करें तो सेमीकंडक्टर से। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर है। तो और देख सकते हैं हमारे दूसरे चैप्टर से 7, नेक्स्ट हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी से 14। यदि बोला जाए तो कम, पहला यूनिट से 17 क्वेश्चन पूछा गया, कम नहीं है, 17 इजी क्वेश्चन ही पूछे गए और प्रीवियस ईयर से काफी मैच करते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव के टर्म में मैच करे या 2 मार्क्स वाले से मैच कर जाए ऑब्जेक्टिव। जो एक वीडियो मैंने बनाया था उसके अंदर आपको मैच करवा के दिखाए थे कि कितने, ठीक है, मार्क्स के प्रीवियस ईयर से बन सकते थे। यदि नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। और यही अपना है चौथा 3 नंबर का। यदि बोला जाए मैग्नेटिज्म के अंदर से 3 क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव में, यही अपना पूरा है। तो थोड़ा सा फोकस करेंगे जो जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर ज्यादा अच्छे से, बाकी सबसे भी इजी क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं। जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम से तो बहुत ही आसान, एक नया सा क्वेश्चन और एक हमारा प्रीवियस ईयर से पूछा गया। तो देखते हैं बारी बारी से सारा। पहला चैप्टर हमारा कौन है? इसके अंदर हमने चैप्टर वाइज क्वेश्चन को रखा है, मतलब पहले चैप्टर के अंदर से कोई जो भी क्वेश्चंस पूछेगा उनको पहले, दूसरे में, तो मतलब आप 2022 तक का क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं वीडियो से। तो इस वीडियो पे आके चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को उठा के वापस अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। आपका पूरा क्वेश्चन बैंक एक जगह आ जाएगा। चलिए, तो कार्यक्रम में पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? कह रहा है एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज। परमिटिविटी मतलब परावैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या होता है? या तो आप इसको याद कर लो, याद करना जिनके लिए आसान है उनकी अच्छी बात है। कुछ लोग का मेरे जैसा मेमोरी कार्ड करप्टेड हो सकता है, मतलब याद कुछ रहता नहीं है, तो उन लोग के लिए कि भैया आप फॉर्मूला तो याद करोगे ही। कौन सा फॉर्मूला? इलेक्ट्रिक फोर्स का F इक्वल्स टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। ये फॉर्मूला तो आपको मजबूरी ही सही, लेकिन याद तो रखना ही चाहिए। अब यदि ये याद है तो आपको ये यूनिट याद रखने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई कंफ्यूजन कि -1 -2 क्या होगा। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे? हमको जिसका निकालना, किसकी वैल्यू निकालनी है? एप्सिलॉन नॉट की। परमिटिविटी इसी को कहते हैं। जिसको निकालना उसको एक तरफ और जिससे निकालना उसको दूसरी तरफ। तो मतलब एप्सिलॉन नॉट से निकालना तो एप्सिलॉन नॉट को इस साइड लाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, और बाकी जितना है उसको राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो इस साइड बच गया 1/4 पाई, इसमें से जैसा है वैसा Q1 Q2 बाई R²। और F चूंकि यहाँ ऊपर था तो इस साइड आएगा तो नीचे। ऐसा क्या दिक्कत है? दायां बायां करना। 1/4 पाई कांस्टेंट है, ऐसा कोई यूनिट नहीं होगा, बात खत्म। Q1 और Q2 क्या होता है? चार्ज होता है, आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? क्या होता है? कूलम होता है। तो इसका भी कूलम, इसका भी कूलम, तो लिख सकते हो कूलम का स्क्वायर। R क्या होता है? डिस्टेंस या दूरी कह सकते हैं, तो दूरी का क्या होता है? मीटर, तो R² का मीटर स्क्वायर। और रह गया हमारा F। F क्या होता है? फोर्स, उसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन, तो न्यूटन का न्यूटन। इसकी भावनाओं को थोड़ा साफ सुथरा एक लाइन में लिखते तो क्या लिखते? कूलम्ब स्क्वायर मीटर पे -2 और न्यूटन पे -1। मतलब जो नीचे है बंदा, ऊपर नीचे यदि पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? निगेटिव। यदि ऊपर कोई पॉजिटिव है उसको नीचे पटक कर लाओगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव था ऊपर तो नीचे आएगा तो निगेटिव। क्योंकि हम मीटर स्क्वायर नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस, और न्यूटन भी नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस। तो ये हमारा इसका यूनिट हो जाएगा। याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद करते हैं तो और अच्छी बात है। तो किसके साथ मैच करेगा? पहले कूलम्ब स्क्वायर, इसमें तो -1 है, खत्म। इसमें कूलम्ब स्क्वायर तो ठीक है, मीटर पे -2 है तो मीटर पे 2 है, गलत। इसके अंदर न्यूटन की बात करें तो न्यूटन पे +1 है, यहाँ -1 है, तो ये भी गलत। अब मैच करते हैं कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन पे -1 और मीटर पे -2। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, ऐसे मॉडल पेपर 2023 में भी पूछे हुए था। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी।
इज ए वेक्टर क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन क्या है? भौतिक राशि सदिश है। तो ये तो याद करना पड़ेगा भैया, कौन वेक्टर है कौन स्केलर है। ज्यादा वेक्टर नहीं है लेकिन फिर भी याद रखना चाहिए। तो विद्युत फ्लक्स जो होता है वो हमारा होता है स्केलर अदिश। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत फ्लक्स हमारा स्केलर होता है। विद्युत विभव ये भी हमारा स्केलर होता है। और पोटेंशियल एनर्जी मतलब कोई भी एनर्जी होगी वो हमारा स्केलर ही होगा, ठीक है। और हमारा विद्युत तीव्रता या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमारी होती है वो होती है वेक्टर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा का डी। इतना ध्यान में रखिए, पूछे हुए 2011 में भी यही सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्या है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम ए स्टेशनरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज। स्टेशनरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या कह सकते हैं वायु में स्थित स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्या होता है जानते हैं हम लोग? फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जानते हैं। यहाँ क्यू कितना देकर रखा है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब है क्यू हमको देके रखा है +1 कूलम। ओके, तो हमको फाई पूछा जा रहा है, फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि नीचे इसको ऊपर लेके जाएंगे तो एप्सिलॉन नॉट पे पावर कितना? -1। इतना आसान। आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा का हमारा बी। इसे मतलब क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा सा आप प्यार से पढ़ते हैं तो सब बनेगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? द लॉ गवर्निंग फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो कौन से लॉ से आता है? ठीक है, दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है, जो नियंत्रित करता है। तो हम लोग पढ़े हैं कूलम्स लॉ। इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर तो यही पढ़ते हैं ना, दो फोर्सेस, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसके लिए हम लोग कूलम्स लॉ लगाते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। जैसे यदि लाइक चार्ज होंगे तो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज होते हैं तो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो कौन सा? कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ। तो चौथा का हमारा क्या हो जाएगा? डी। पांचवा, द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड। अब देखिए डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन इसे पहले कई बार पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। देखो क्वेश्चन बैंक में तो आप पढ़े होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है, डिफिनीशन भी होता है। तो यहां भी कह रहा है पर यूनिट चार्ज के लिए, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड क्या चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट नहीं भैया, विद्युत विभव नहीं, विद्युत क्षेत्र सही, विद्युत स्पेस नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पांचवा का सी। आसान है। छठा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट्स दैट, ठीक है, आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है। अब पढ़े हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल्स टू क्या होता है? NE या +- ठीक है। तो प्लस बताता है भैया आवेश धनात्मक है या ऋणात्मक है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो क्वांटाइजेशन में आपको ये पढ़ाया गया होगा कि किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज जो होता है एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मतलब n की वैल्यू हमेशा एक इंटीजर होगी। कभी भी n की वैल्यू मतलब किसी से भी इलेक्ट्रॉन 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 निकलेगा, कभी आधा पॉइंट नहीं निकलने वाला है। यही होता है ना। तो इसमें देखते हैं क्या रहा है? चार्ज विच इज ए फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। फ्रैक्शन ऑफ चार्ज का मतलब क्या? आधा इलेक्ट्रॉन, पौन इलेक्ट्रॉन, ऐसा तो होता नहीं है। नॉट पॉसिबल भैया, संभव नहीं है। सही बात है, क्वांटाइजेशन यही कहता है जब भी जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब 1 जाए, 2 जाए, 10 जाए, 1000 जाए इलेक्ट्रॉन, कभी भी 0.5 नहीं जा सकता इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आधा को इलेक्ट्रॉन वाली बात। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पहला। ये हो गया छठा का हमारा ए। सातवां की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कुछ फिगर्स दिख रहे हैं, इसके अंदर हमको दिख रहा है फोर्स दिख रहा है, फील्ड के डायरेक्शन दिख रहा है हमको, ठीक है। मतलब ये मैग्नीट्यूड को भी बताता है, मतलब उसका कितना, मान लो यहाँ पे यदि हम एक छोटा सा स्पेस ले, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, जबकि इससे दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? कम होगी।
तो क्या क्या बताता है भैया, फील्ड के स्ट्रेंथ को, मतलब जितना पास रहोगे आवेश के चार्ज के उतना ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगा, जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना कम होता है। दूसरा चीज डायरेक्शन को बताता है, दिख रहा है भैया इस पॉइंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, वहां पे टेंजेंट खींच दो बता देगा। दूसरा नेचर ऑफ चार्ज, अब फील्ड जैसे कभी पढ़े थे, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ ऐसे होती है तो ये बताता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है। अब वही यदि चार्ज निगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे रहेंगी, अंदर की तरफ, ऐसा कुछ। तो ये नेचर को भी बता रहा है, तो मतलब ABCD मतलब ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, इनमें सभी क्या है हमारे सही है। तो 7 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इन इज इन दी ऑर्डर, मतलब दो आवेशों के बीच वैद्युत बल तथा गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्नलिखित में से किस रूप या क्रम में होंगे। देखिए, इसको बनाने के लिए यदि ये आपको पास डाटा है तो आप बना सकते हैं। चूंकि हम 12th के अंदर किसकी बात करते हैं, यदि आप 11th की बुक को देखोगे तो वहां पे आपको आंसर मिलेगा कि भैया ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बीच का जो रेशियो होता है वो होता है 10⁻36। ठीक है, यदि आप 11th की बुक देखते हो, यदि वहां पे 36 किसके टर्म में आया है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच के लिए। ठीक है, यदि आप इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 12th के अंदर हम किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, सारे 12th में हर एक टॉपिक के अंदर इलेक्ट्रॉन कूद रहा होता है, तो इलेक्ट्रॉन की ही चर्चा करते हैं। तो यहां पे हमको जो पूछा जा रहा है वो किसके टर्म में, इलेक्ट्रॉन के टर्म में। ठीक है, तो देखते हैं, दोनों टर्म में निकाल के देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास पूछा क्या जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच में, मतलब F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बाय F ग्रेविटेशनल फोर्स। F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है G M1 M2 बाई R स्क्वायर। होता है दोनों के रेशियो, यदि हम दोनों के डिस्टेंस सेम रखते हैं तो R स्क्वायर साफ, तो हमको यहां से मिलेगा K Q1 Q2 बाई G M1 M2। यदि आप प्रोटॉन प्रोटॉन की बात करते हैं, मतलब एक प्रोटॉन है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरा एक पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे हम Fe बाई Fg की बात करें तो K की वैल्यू तो हमको पता है 9 × 10⁹ Q1 की बात करें तो कितना, Q1 प्रोटॉन के लिए कितना होता है, ये हमारा प्रोटॉन है 1.6 × 10⁻19। चूंकि दोनों Q1 Q2 सेम है तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर। नीचे बात करते हैं तो G की वैल्यू कितनी होती है 6.67 × 10⁻11 इंटू, अब यहाँ पे M1 M2 मतलब प्रोटॉन की बात हो रही है, तो ये हमारा इसका M1 M2 है, तो 1.67 × 10⁻27 का M1 M2 है, तो मतलब स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करेंगे तो ये। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्स में आपका आ जाएगा 10⁻36, ऐसा कुछ आता है 4 × 10⁻36 ऐसा आएगा। लेकिन जो ही हम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, मतलब Fe बाई Fg, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 × 10⁻9 इंटू चार्ज दो इलेक्ट्रॉन पे भी वही रहता है का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6.67 × 10⁻11 इंटू मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का मास होता है इंटू 10⁻31 का स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स आपका आ जाएगा 10⁻42। तो इस चूंकि 12th के अंदर हम लोग प्रोटॉन की चर्चा कर रहे हैं, तो 11th के अंदर यदि आप पढ़े हो 10⁻36, ओके, तो उसको वही रहने देते हैं। यहाँ यदि आते हैं तो चूंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं और इसका आंसर हमारा क्या होगा 10⁻42। जब आप सॉल्व करेंगे, बैठ के आप इसको सॉल्व करोगे, आपको आएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
कह रहे चार्ज q placed at the center of the line joining two charges q will be in equilibrium if q will be equals to, क्या कह रहे दो आवेश q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश q रखा जाए, चलो बीच में रखते हैं, तो आवेशों के इस व्यवस्था में संतुलन के लिए q का मान क्या होगा। q की वैल्यू पूछी जा रही है, स्मॉल q की वैल्यू रख लेते हैं। एक हमारे पास चार्ज यहाँ q, इसको मिलाने वाली रेखा ये हमारी, ओके यहाँ पे ये q है, इसके सेंटर पे रख दिए क्या, हम क्या रख दिए, छोटा वाला q। मान लो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितनी है, r है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, r/2, और ये भी हमारा क्या होगा, r/2। अब संतुलन में रहने का मतलब क्या है कि चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब चार्ज अपनी जगह से कहीं नहीं जाना चाहिए। संतुलन मतलब यही है ना कि जैसा है वैसा ही रहे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि दोनों के ऊपर फोर्स की बात करते हैं। ये प्लस है, ये भी प्लस है, इसके कारण इसके ऊपर फोर्स लगेगा किस तरफ, इस तरफ। इसको मान लिया हमने F1, ठीक है। यदि ये Q प्लस होता, यदि स्मॉल q भी प्लस होता तो फोर्स किस तरफ लगाता, इसी तरफ लगाता, एक दूसरे से दूर जा चाहते, रिपेल करते तो बाहर की तरफ फोर्स लगाता, तब एक ही डायरेक्शन में दोनों फोर्स लगता तो क्या वो स्टेबल होता, नहीं होता। क्या होता, उस तरफ निकल लेता, जिस साइड फोर्स लगा उस साइड जाओगे ही। तो इसका मतलब है कि फोर्स ये इसको इस तरफ कभी नहीं लगाएगा, किस तरफ लगाएगा, अपनी तरफ लगाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में ये फोर्स लगाना चाहिए, ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। उसके लिए क्या होगा, इसको निगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है, क्यू को क्या होना पड़ेगा, निगेटिव होना पड़ेगा, ओके। तो इसके ऊपर यदि हम इस फोर्स को मान लेते हैं F2, मान सकते हैं ना, तो नेट फोर्स इसके ऊपर क्या होगा, 0 होना चाहिए, तब ना F1 इक्वल्स टू F2 होगा तो ही तो 0 होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नेट फोर्स F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू क्या, 0। ऐसे करके निकालोगे तो डायरेक्ट आपको क्या निकल जाएगा, मतलब साइन के साथ निकल जाएगा। और यदि आप चलो साइन के साथ ही निकाल लेते हैं तो हमारा F1 कितना है, F1 हो जाएगा Q इंटू क्यू और दोनों के बीच डिस्टेंस R, तो हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस R² प्लस, अब इसके लिए तो मतलब प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q कैपिटल Q और दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R/2, मतलब R/2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 0। तो अब क्या क्या कटेगा, ये इसके साथ कैपिटल Q से कैपिटल Q साफ, यहाँ से बच गया Q/R² प्लस इसका करेंगे तो 4 स्मॉल q/R² इज इक्वल्स टू 0। R² से R² साफ, ओके। तो यहाँ से लिखा जा सकता है 4q इज इक्वल्स टू -q, तो q इक्वल्स टू क्या होगा, -q/4। एक लाइन में, ऐसे पहले भी हम बता चुके थे इसको निगेटिव ही होना पड़ेगा, ठीक है। तो निगेटिव में भी आंसर है तो -q/4 हमारा क्या हो जाएगा, 9th का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 10th की बात करते हैं। What is the angle between electric dipole moment P and the electric field strength E when the dipole is in stable equilibrium? Stable equilibrium का मतलब समझना पड़ेगा सबसे पहले। देखिए इक्विलिब्रियम भी अलग अलग टाइप के होते हैं, एक स्टेबल होता है, एक अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है जैसे मान लो कुछ ऐसा है हमारे पास, कुछ तो ऐसा नहीं दिख रहा है, चलिए मान लो ये हमारे पास एक कटोरा है, देखिए घर में जिसमें दूध दही खाते हैं कटोरे, उसके अंदर यदि सेंटर पे रख दो और उस एक बॉल को रख दिया, उसको यदि मूव करते हैं इधर लाओ तो वापस ये बॉल क्या करेगा, उस कटोरे के सेंटर पे चला जाएगा, मतलब इसको बोला जाता है स्टेबल कंडीशन। यदि उस कटोरे को ऐसे पलट दो और इसके ऊपर यहाँ बॉल रख दो, टिका दो, किसी तरीके से रुक गया है, अब उसको थोड़ा सा भी टच करोगे तो क्या ये इधर गया मान लो, तो ये वापस अपनी जगह आएगा, नहीं आएगा, तो इसको बोला जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहां समझते हैं, यदि हमारे पास ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने इस साइड रखा -q को और इस साइड रखा +q को, अब इसके ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में +q के ऊपर q इंटू ई
और इस माइनस क्यू के ऊपर इस डायरेक्शन में क्यू इंटू ई। बहादुर जितना दाएं जा रहा है उतना ही बाएं जा रहा है, तो स्टेबल है। अब जो ही इसको थोड़ा सा ऐसे कर दोगे ऐसे, तो भी इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। फोर्स लगने के कारण क्या होगा, ये वापस से सीधा हो जाएगा। मतलब ऐसा था, इसको थोड़ा सा ऐसा था, इसको ऐसे किए तो वापस ये सीधा हो गया। ये क्या कहलाएगा, हमारा स्टेबल कहलाएगा। तो इसमें माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का क्या होता है, डायरेक्शन होता है। जिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड उसी साइड हमारा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी ये और डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन ये, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। लेकिन वही अनस्टेबल क्या था, तो इसको कुछ ऐसा रखते, इस साइड हम रखते माइनस वाले को और इस साइड रखते प्लस वाले को। तो प्लस वाले पे इस डायरेक्शन में फोर्स और माइनस वाले पे इस डायरेक्शन में फोर्स। इसको थोड़ा सा भी यदि मूव करते, तो मान लो ऐसा करते, तो इसके ऊपर इस तरफ फोर्स, इसके ऊपर इस तरफ फोर्स, तो ये क्या करता, ऐसे करके ऐसे हो जाता, वापस से अपने ओरिजिनल वाले पे नहीं जाता। तो एंगल कितना हो जाएगा स्टेबल के लिए, 0 डिग्री। और अनस्टेबल पूछता तो हमारा कितना होता, 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, तो 180। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर इस केस के लिए, डी। यहाँ भी फिगर में भी दिख रहा होगा ऐसा कुछ। तो हमारा 10th का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 0। तो नेक्स्ट चलिए बात करते हैं अब दूसरे चैप्टर के अंदर जो भी क्वेश्चंस पूछेगा यहाँ से। अपना दूसरा चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस हैं, जितने थे शायद 7 थे, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है नेट चार्ज ऑन ए चार्ज कैपेसिटर। चार्ज कैपेसिटर के अंदर नेट चार्ज कितना होता है। तो एक प्लेट होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर निगेटिव चार्ज, मतलब एक पे प्लस क्यू और दूसरे पे माइनस क्यू। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू बराबर कितना, 0। तो नेट चार्ज कितना होगा, 0, 0। इतना आसान है। चलिए नेक्स्ट क्या है, 64 आइडेंटिकल ड्रॉप ईच ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड। मतलब 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं, कितने हैं 64, और हर एक के पास मतलब n दे के रखा है 64, और हर एक के पास कैपेसिटेंस है हमारा 5 माइक्रोफैराड का। ठीक है, ये देख के रखा है। कंबाइन टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप, ये मिलकर एक बड़ा बिग ड्रॉप बनाते हैं। ओके, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ए बिग ड्रॉप। तो नॉर्मली ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2016 में, 2015 में, 2013 में पूछ चुका है। मतलब इतनी बार पूछा जा चुका है, मतलब कोई डाटा तक चेंज नहीं है, तो बनना तो चाहिए था। तो यदि आप पढ़े होगे तो आपको सारा कुछ पढ़ाया गया होगा कि रेडियस के लिए फॉर्मूला, चार्ज के लिए, कैपेसिटेंस के लिए, पोटेंशियल के, एनर्जी के लिए। यदि आप फॉर्मूला याद रखते हो तो इसमें अभी तक तो यही पूछते आ रहा है। यदि इसके अलावा भी कुछ पूछेगा तो एक लाइन में बनाया जा सकता है। हमको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। क्या होता है फॉर्मूला, n पे पावर 1/3 C नॉट। और यदि आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखोगे तो वहां आपको निकालने का पूरा कंप्लीट तरीका भी बताए हैं। तो n हमारा कितना है, हमारा C इक्वल्स टू क्या होता है, n पे पावर 1/3 C नॉट। तो n की वैल्यू कितनी, 64, 64 पे पावर 1/3, और C नॉट की वैल्यू कितनी दी की रखी गई है, मतलब छोटू वाले के लिए 5 माइक्रोफैराड। तो क्यूबिक निकालेंगे इसका तो क्या होगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64, मतलब 4 इंटू 5 माइक्रोफैराड, मतलब ये कितना हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड। तो C कितना आ गया, 20 माइक्रोफैराड। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा C। तो 12th का आंसर क्या हो गया हमारा 20 माइक्रोफैराड, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्या रहा है, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान। विद्युत विभव का फॉर्मूला यदि आपको पता होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 5 एप्सिलॉन नॉट Q/r, जो यहाँ हमने लिखा भी है। ये जो भी डब्बे के अंदर लिखा गया उसको तो पक्का वाला लिखिएगा, क्योंकि वही तो, उसी से तो सारा ऑब्जेक्टिव बन रहा है। तो यहाँ पे यदि बोला जाए तो V क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के। यही एकदम साफ साफ दिख रहा है। यदि Q कांस्टेंट हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट ही होता है, तो R के इनवर्सली, मतलब R जितना बढ़ेगा V की वैल्यू उतनी कम होगी। तो कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो सही बात है भैया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल R के होता है, तो हो गया, बात खत्म। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, B हमारा। नेक्स्ट क्या रहा है, व्हाट इज मेनली मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर।
ठीक है, विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? तो ये आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी क्वेश्चन हो सकता था और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के भी अंदर आ सकता था, चलो कहीं भी होना ही है। तो करंट हम लोग नॉर्मली किससे मापते हैं? एमीटर से मापते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आप पढ़ेंगे। रेसिस्टेंस हमारा मापा जाता है ओम मीटर से। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा वोल्ट मीटर से, या कह सकते हैं पोटेंशियोमीटर से या वोल्ट मीटर से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये रेसिस्टेंस नहीं, करंट बिल्कुल नहीं, ऑल ऑफ दिस तो बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट कह रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेज इज इंक्रीज देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। यदि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो उनका वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला पता है क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। तो यहां से हम लिख सकते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। यदि R की वैल्यू को क्या कर दिया गया है? इंक्रीज कर दिया गया है, मतलब R की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, R बढ़ेगा तो U की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो क्या कह सकते हैं भैया? डिक्रीजेस। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। एकदम आसान क्वेश्चन सब पूछा गया है। चलिए, कह रहा है 3 कैपेसिटर ऑफ ए कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड आर अवेलेबल, ठीक है। द मिनिमम एंड मैक्सिमम कैपेसिटेंस ऑब्टेन्ड, मतलब इतने माइक्रोफैराड की 3 संधारित्र उपलब्ध है जिनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम और अधिकतम धारिता, न्यूनतम और अधिकतम। तो आप पढ़ोगे या पढ़ चुके हैं कि न्यूनतम किसके केस में आता है? जब सीरीज में हम जोड़ते हैं तो हमको मिनिमम आता है, और जब हम पैरेलल कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो हमको मैक्सिमम आता है, ठीक है। तो मिनिमम यदि बात करें तो मिनिमम के लिए हमको क्या से जोड़ना पड़ेगा? सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, याद रखेंगे। तो हमको केवल है 6 है, तो 1/c कैसे जोड़े हैं? सीरीज में, इज इक्वल टू 1/c1 प्लस c2 प्लस c3, मतलब 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, ये लिख सकते हैं 3/6 1/cs। तो cs बराबर कितना हो जाएगा? 2 माइक्रोफैराड। तो मिनिमम हमारा क्या निकल गया? 2 माइक्रोफैराड। और मैक्सिमम के लिए हमको कैसे जोड़ना पड़ेगा? पैरेलल। पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब तीनों हमारा 6 6 6, मतलब 6 प्लस 6 प्लस 6 तो 18 माइक्रोफैराड। तो 2 और 18 किस में है भैया? इसी में है ना। तो हमारा 16 का आंसर क्या हो जाएगा? C। तो याद रखेंगे हम लोग कि जब सीरीज में जोड़ते हैं कैपेसिटर को तो हमको मिनिमम मिलता है, मतलब इसमें जो सबसे बड़ा होगा C1 C2 C3 में वो सबसे भी छोटा मिलेगा। लेकिन यदि हम पैरेलल जोड़ते हैं तो C1 C2 वाले केस में, तो यदि पैरेलल जोड़ोगे तो ये मैक्सिमम मिलता है, मतलब इसके अंदर जो सबसे बड़ा होगा C1 C2 C3 C4 के अंदर जो सबसे बड़ा होगा, मान लो एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है, तो उसका जो फाइनल आएगा वो 4 से भी बड़ा होगा। जबकि पहले वाले सीरीज वाले केस में जो हमारा 1 था तो 1 से भी छोटा आएगा, ठीक है। तो मिनिमम के लिए हमको कैसे जोड़ना पड़ेगा? सीरीज में, और मैक्सिमम के लिए हमको कैसे जोड़ना पड़ेगा? पैरेलल में। किसके केस में? कैपेसिटर के केस में, रेसिस्टेंस में नहीं। क्या है? वैन डी ग्राफ जनरेटर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन विच प्रोड्यूसेस, ठीक है। वैन डी ग्राफ जनरेटर के बारे में ऑलरेडी आपको 5 मार्क्स में पूछे हुए हैं। तो वैन डी ग्राफ जनरेटर, मान लो ये हमारा वैन डी ग्राफ जनरेटर है, तो इसको थोड़ा सा जब पढ़ाए थे जिस समय 5 मार्क्स के अंदर, तो यदि वैन डी ग्राफ जनरेटर का मतलब होता है इसके ऊपर चार्ज को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, मतलब बहुत सारा चार्ज। तो इसके कारण इसका क्या होता है? वोल्टेज बढ़ जाता है। तो इसका क्या बढ़ जाता है भैया? तो कह सकते हैं ओनली हाई वोल्टेज, करंट की बात नहीं होती है, करंट डिक्रीज कर सकता है। तो क्या कह सकते हैं? ओनली हाई वोल्टेज। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट हमारा 17 तक क्या हो गया? मतलब 7 क्वेश्चन हमारे पोटेंशियल कैपेसिटर के। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए उनकी चर्चा करते हैं। पहला क्या है? द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है? ठीक है, तो रिलेशन हमारा होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू -e, मतलब E फॉर इलेक्ट्रॉन, स्मॉल ई फॉर इलेक्ट्रॉन, और कैपिटल ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड को, और टाउ बताता है रिलैक्सेशन टाइम को, और मास m बताता है। तो यहाँ पे ये माइनस क्यों लगा हुआ है? नॉर्मली यदि आप कभी देखोगे तो कहीं ऐसा भी आपको मिल सकता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ऐसा E, ठीक है।
तो इसके लिए नहीं, ये मॉड की बात कर रही है, चूंकि यहाँ पे माइनस इसलिए लगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होता है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए माइनस का साइन लगाए, तो हम उसकी भावनाओं को छोड़ देते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई के साथ कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, ई के, तो यहां से वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। मतलब फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन तो बनेंगे ही। नेक्स्ट, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। अभी जस्ट बात की मोशन कैसा होता है, ड्रिफ्टिंग की होता है। मतलब यदि ये हमारे इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो ड्रिफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट हमेशा नेगेटिव चार्ज चलता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जस्ट इसके अपोजिट। अभी जस्ट पीछे ही बोले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। इसको इक्वल करने के लिए ये वाला माइनस का साइन हम लगाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है, किसी कंडक्टर के अंदर ड्रिफ्टिंग होती है उसके अंदर, तो कह सकते हैं ड्रिफ्टिंग। 20, two resistance R and 2 are connected in series in an electric circuit. The thermal energy developed in R and 2R will be in the ratio। मतलब दो प्रतिरोध R तथा 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। R एवं 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। देखिए दो प्रतिरोध है हमारे पास, एक ये, एक हमको ये रेसिस्टेंस R और 2R। तो सबसे पहली बात है, यहां से जो करंट जाएगा वही करंट यहां से भी जाएगा, वही करंट यहां से भी जाएगा। रेसिस्ट मतलब सीरीज के केस में करंट क्या होता है, सेम होता है, पता है आपको, ओके। तो करंट तो सेम होगा, और हम लोग जानते हैं उसमें ऊर्जा का फॉर्मूला H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो जितना टाइम इसमें करंट का टाइम रहेगा उतना ही टाइम उसमें रहेगा। तो यदि हम हीट बात करते हैं किसके, एच आर बाई एच 2R की, तो क्या होगा, आई दोनों में सेम, मतलब इसमें आई और नीचे वाले में आई सेम, ठीक है। ऊपर वाले के लिए रेसिस्टेंस कितना है, R है, नीचे वाले के लिए 2R है, और दोनों के लिए टाइम T है, दोनों के लिए टाइम T है। तो ये कट गया, ये कट गया, बच क्या गया, R से R कट गया, तो मतलब 1/2। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1/2। तो 20 का आंसर ए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम छोटा छोटा चीज है, एकदम बेसिक। यदि आपको याद है कि भैया करंट क्यों सेम हुआ, वही पैरेलल कॉम्बिनेशन रहता तो करंट क्या होता, वहां पे अलग होता दोनों में। यदि दो अलग अलग रेसिस्टेंस है तो वहां पे सेम क्या होता है, पैरेलल के केस में पोटेंशियल सेम होता है और करंट डिफरेंट होता है। रेसिस्टेंस के केस में हमारा करंट सेम होता है और पोटेंशियल अलग होता है। उम्मीद है समझ में आया होगा क्या। तो यदि समझ में आता तो लाइक कमेंट तो करना पड़ता है, ठीक है। तो आप प्यार से लाइक मार दीजिए और अपने दोस्तों के साथ तो शेयर जरूर कीजिए। ओके 2023। नेक्स्ट हमारा क्या है, इफ एनी एमीटर इज शंटेड देन द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। किसी एमीटर को शंट किया जाता है, तो शंट कैसे करते हैं, पैरेलली एक दूसरे रेसिस्टेंस को जोड़ दिया जाता है। तो पैरेलल के कॉम्बिनेशन में किसमें, रेसिस्टेंस के केस में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला। इससे पहले कैपेसिटर में भी बताए थे, जब ये वाला फॉर्मूला आया था तो वहां पे जो रेसिस्टेंस होगा वो मिनिमम देता है, ठीक है। ऐसा वाला जब फॉर्मूला था वहां पे सीरीज के लिए था, यहाँ पैरेलल के लिए होता है, उल्टा होता है कैपेसिटर और पैरेलल में। तो यहाँ पे मिनिमम देगा, तो इसके वजह से ये पूरा जो हमारा शंटेड एमीटर है इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो कह सकते हैं तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, मिनिमम, मतलब घटेगा, मतलब घटेगा, ठीक है। बढ़ तो सकता नहीं है, वही हमारा कैसे जुड़ा रहता, कोई एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस सीरीज में जुड़ा हुआ होता तो हमारा रेसिस्टेंस क्या हो जाता, बढ़ जाता। तो 21 का हमारा क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट हमारे पास है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसके अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी सी। पहला क्वेश्चन क्या रहा है, फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। ऑलरेडी ये क्वेश्चन कब पूछा है, 2017 में पूछा है, मतलब प्रीवियस ईयर से पूछा है। तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, V²/2 म्यू नॉट। यदि आप मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी याद रखते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी भी या इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी भी याद रखिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चूंकि हमको यहाँ जो पूछा उसकी बात करें तो किसके साथ मैच करेगा, V²/2 म्यू नॉट। इतना आसान है, पहले ही पूछा जा चुका है तो बनना चाहिए था 2023 में।
नेक्स्ट हमारा क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर करंट लूप इज मेड डबल्ड, मतलब दो केस कह रहा है। पहला केस, यदि हमारे पास पहले से रेडियस r है तो इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया 2r, और क्या रहा है, एंड द करंट इज मेड हाफ, करंट मतलब I को आधा कर दिया गया, मतलब I/2 कर दिया गया, ठीक है। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप विल बिकम, अब क्या हो जाएगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल्स तो हम लोग क्या जानते हैं NIA, N होता है नंबर ऑफ टर्न्स, ओके। तो N का मतलब, चलिए हमको M2 निकालना था, M2/M1 लिख लेते हैं। M2 के लिए हमारा क्या हो जाएगा N, दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स की कोई चर्चा नहीं, तो मतलब N सेम रखते हैं। M2 के लिए हमारा I कितना है I/2, और A फॉर एरिया, तो इसके एरिया की बात करें तो 2r वाले के लिए तो क्या होगा पाई 2r का पाई r स्क्वायर होता है ना एरिया, पाई r स्क्वायर, तो पाई 2r का स्क्वायर, यहाँ पे I हमारा सेम और यहाँ पे पाई r स्क्वायर। अब यहाँ n से n साफ, इसको थोड़ा दायां बायां कर लेते हैं तो कर सकते हैं, I से ये I साफ, r स्क्वायर से ये साफ, तो और पाई से पाई साफ, तो वहाँ क्या बचा हमारा 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, मतलब 2, तो ये हमारा हो गया M2 इज इक्वल्स टू 2M1, मतलब दो गुना हो गया, तो दो गुना कौन सा है, ये वाला है, तो 23 का B, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, तो 23 का हमारा क्या हो जाएगा B हो जाएगा। चलिए, if t is the time period and v is the maximum speed of a charged particle in cyclotron, then, तो टाइम पीरियड और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन पूछा जा रहा है, इसमें से कौन सही होगा, तो एक्चुअली टाइम पीरियड वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मतलब टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πm डिवाइडेड बाई QB, मतलब चार्ज पे, मैग्नेटिक फील्ड पे, मास पे, इस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो इस चारों में से कोई भी आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन। इतने थे आपके। अब नेक्स्ट हमारा है मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए उसकी चर्चा करते हैं। चलिए, क्या क्या है, निकेल इज ऑलरेडी कब पूछा, 2015 और 11 में पूछा हुआ है। निकेल हमारा कहाँ है, देखिए निकेल हमारा होता है फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस, लौ चुंबकीय में, तो फेरोमैग्नेटिक किधर है भैया, यहाँ पे है, ऑलरेडी पूछा हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन, तो एंगल किसके बीच का, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच के एंगल को बोला जाता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, तो ये सब याद रखने की कथावाचन है, तो याद रखिए। नेक्स्ट है पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द अर्थ कितना होता है 8 × 10⁻22, ये हमारा याद रखने की चीज है। नेक्स्ट खत्म। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जो क्वेश्चंस पूछे गए उनकी बात, चलिए करते हैं बात। क्या रहती, सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए चोक कॉइल इज 5 हेनरी, मतलब सेल्फ इंडक्शन मतलब एल की वैल्यू दे दी गई है 5 हेनरी, ओके ओके ठीक है। द करंट थ्रू इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 एम्पियर पर सेकेंड, मतलब हमारे पास करंट इंक्रीज कर रहा है, मतलब di/dt टाइम के रिस्पेक्ट में वो कितना दे रहा है 2 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दी चोक कॉइल विल बी, मतलब आपको पूछा जा रहा है ईएमएफ, तो कह रहा है चोक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। हम लोग को पता है ईएमएफ इक्वल्स टू क्या होता है -L di/dt, तो माइनस का माइनस, और यहां क्या रहा है हमारा, क्या कर रहा है इंक्रीजिंग, ठीक है। तो यदि इंक्रीजिंग है तो इसको di/dt को पॉजिटिव लेंगे, यदि वो डिक्रीजिंग रहता तो di/dt के वैल्यू को क्या लिखते, माइनस में लिखते, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो L di/dt कितना दे के रखा है, L की वैल्यू दे के रखा है ना, तो -L की वैल्यू दे के रखा है 5, और di/dt कितना दे के रखा है 2 एम्पियर इंटू 2, मतलब इसको कह सकते हैं 10 वोल्ट, मतलब -10 वोल्ट, तो कौन सा आंसर होगा -10 वोल्ट।
तो 28 का हमारा क्या हो जाएगा, सी। 29, व्हेन करंट इन ए क्वाइल चार्ज, मतलब न्यूमेरिकल पूछा है इस चैप्टर में। चलिए, क्वाइल चार्ज फ्रॉम इतना टू इतना, मतलब करंट दे के रखा और टाइम दे के दिया, मतलब I1 इज इक्वल दे दिया है 5 एम्पियर और I2 हमको दे दिया है कितना, 2 एम्पियर, और टाइम हमको दे के रखा है कितना, 0.1 सेकेंड। बहुत अच्छी बात है। देन एवरेज वोल्टेज ऑफ 20 वोल्ट इज प्रोड्यूस्ड, मतलब ईएमएफ हमको दे के रखा है 50 वोल्ट। ओके, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज, मतलब एल की वैल्यू पूछी जा रही है, तो हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या जाते हैं, ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। हमको निकालना क्या, ये एल निकालना, तो एल बराबर क्या लिखा जा सकता है, माइनस ई इंटू 1 बाई डी आई बाई डी टी। ऐसे ये इधर आ गया, इसके नीचे मतलब माइनस पहले शिफ्ट कर लिए दाया बाया करके, है कुछ तो गड़बड़ नहीं, ठीक है। तो माइनस का माइनस, ईएमएफ कितना देके रखा है 50, ओके, इनटू 1 बाई डी आई, मतलब क्या, डी आई मतलब चेंज इन करंट, मतलब डी आई यदि निकालेंगे मतलब I2 माइनस I1, ये I2 मतलब 2 माइनस 5 बराबर -3, और टाइम तो ऑलरेडी दे के रखा है, तो डी आई बाई डी टी मतलब -3 बाई 0 पॉइंट कितना 1, तो ये हमारा हो जाएगा -50 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई -3, ये माइनस ये माइनस साफ, तो मतलब हो गया ये 5/3, तो 5/3 कितना होता है, 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो 1.67, इतना आसान था। थोड़ा सा मतलब डी आई बाई डी टी आप निकाल लीजिएगा अलग, हम थोड़ा एक ही जगह करने में कचरा टाइप का हो गया, तो थोड़ा सा भावनाओं को समझिएगा। नेक्स्ट, इस चैप्टर की कहानी खत्म। नेक्स्ट हमारा क्या, अल्टरनेटिंग करंट। इसके अंदर देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। क्या रहा है, इंपिडेंस ऑफ एलआर सर्किट इज, इंपिडेंस एलआर सर्किट के लिए हम लोग जानते हैं इंपिडेंस या प्रतिबाधा क्या होता है, √R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, जानते हैं। चूंकि यहाँ पे किसके लिए, एलआर के लिए पूछ रहा है, तो मतलब ये वाला टर्म खत्म, तो हमारे पास इंपिडेंस Z इक्वल्स टू क्या बचेगा, √R² प्लस XL का स्क्वायर, और पूरा लिखेंगे तो R² प्लस XL इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा एल का स्क्वायर। ठीक है, यदि आर एल मतलब एल आर के लिए पूछा तो ये हमारा होगा, कौन सा सही होगा, R² प्लस ये। यदि हमसे पूछा जाता किसके लिए, सी आर के लिए, मतलब कैपेसिटर और रेसिस्टेंस के लिए, तो उससे हमारा ये साफ हो जाता, बचता कौन हमारा, XC बचता, और XC बराबर क्या होता, 1/ωc। चलिए अच्छी बात, मतलब इजी इजी क्वेश्चन कितनी बार पूछा है भैया, 15 में, 18 में, 20 में, 23 में, और कितनी बार पूछेगा, इतने बार पूछ चुका है एक ही क्वेश्चन को। तो 30 का आंसर क्या हो गया, डी हमारा। नेक्स्ट क्या रहा है, द स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, द वैल्यू ऑफ करंट इन सेकेंडरी कॉइल कैपरेटेड, पता नहीं, चलो कुछ और ही होगा, टू प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल टू प्राइमरी कॉइल। थोड़ा देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक में, आपको देखिएगा यहाँ पे कुछ कैपरेटेड क्या होता है, मिस प्रिंटिंग है। ओके, चलिए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक, अच्छा कंपेयर टू होगा, करंट इन सेकेंडरी कॉइल कंपेयर्ड टू प्राइमरी कॉइल। ठीक है, तो क्या होता है, हम लोग जानते हैं सबसे पहले भाई, ऊंचाई ट्रांसफार्मर या स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के लिए के की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, के की वैल्यू ग्रेटर देन 1, और के की वैल्यू क्या होती है, यदि करंट के टर्म में बोलेंगे IP बाई आई एस, IP मतलब प्राइमरी और S का मतलब सेकेंडरी, मतलब IP बाई आई एस इज ग्रेटर देन 1, इसको और लिखते तो IP इज ग्रेटर देन IS, मतलब प्राइमरी में स्टेप अप के लिए है ना, IP बाई IS। ठीक है, तो प्राइमरी में करंट क्या होता है, ज्यादा होता है किसके रिस्पेक्ट में,
सेकेंडरी में, तो करंट की वैल्यू के टर्म में तो कह सकते हैं तुलना में प्राथमिक कुंडली द्वितीय में क्या होती है, सेकेंडरी में हमारा कम होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, लेस। ठीक है, मतलब यहां दिख रहा है ना, प्राइमरी में ज्यादा होता है करंट किसके रिस्पेक्ट में, सेकेंडरी के रिस्पेक्ट में, तो प्राइमरी में ज्यादा होता है, यही हमसे पूछा भी जा रहा है कि द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में, मतलब प्राथमिक की तुलना में द्वितीयक में क्या होता है, क्या होता है, तो मतलब कम होता है, तो कम होता है तो लेस लिख दिए। 31 का हमारा क्या हो जाएगा, बी। 32 में क्या है, रूट मीन स्क्वायर आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ऑफ इक्वेशन आई इक्वल्स टू इतना, आरएमएस वैल्यू आपको निकालना, इक्वेशन देके रखा है, तो आई इक्वल्स टू क्या देके रखा है, 60 साइन 100 पाई टी। ठीक है, तो आई आर एम एस की वैल्यू क्या होती है, आर एम एस की वैल्यू होती है हमारी आई नॉट बाई √2, ये ऑलरेडी फॉर्मूला भी दिख ही रहा है, तो ठीक है। और यहाँ पे हमारा यदि इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखेंगे तो आई इक्वल्स टू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि हमको आई नॉट से मतलब है, तो आई नॉट के यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 60, तो 60/√2। अब 60/√2 इसको हम थोड़ा सा काट कुट करेंगे तो 30 × 2/√2 ये भी लिखा जा सकता है, और भी लिखना चाहते हैं तो 30 × √2 × √2, √2 × √2 बराबर 2/√2, तो √2 से √2 साफ कितना हो जाएगा 30√2। ठीक है, 30√2 मतलब 60√2 तो है होएगा नहीं, तो आंसर क्या होगा इसका, नन, इसमें से कोई भी नहीं करेक्ट आंसर है, मतलब 2 क्वेश्चन मिल गया क्या। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 30√2, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, क्या रहता है, फॉर रेजोनेंस कंडीशन इन एनी एलसीआर सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट, किसी एलसीआर परिपथ के अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच का कालांतर। तो सबसे पहले रेजोनेंस कंडीशन में होता क्या है, एट रेजोनेंस वोल्टेज एंड करंट आर इन दी सेम फेज, दोनों एक ही फेज में होते हैं, जिसके कारण कह सकते हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच में क्या होता है, एट रेजोनेंस फेज डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है। तो फेज डिफरेंस 0 होता है तो 0 होता है। लो, यही तो हमसे पूछा जा रहा था कि भैया बताइए कि वोल्टेज और करंट के बीच में क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, किस कंडीशन पे, रेजोनेंस कंडीशन पे, तो रेजोनेंस कंडीशन 0 होता है, तो 33 का हमारा क्या हो जाएगा 0 और आंसर डी। नेक्स्ट, क्या है फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन ओनली कैपेसिटिव अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो आप यदि फेजर डायग्राम देखे होगे तो ये हमारा क्या बताता है, ईएमएफ को बताता है, वोल्टेज को, ये हमारा करंट को बताता है, और इस दोनों के बीच का एंगल कितना होता है π/2 90 डिग्री का, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये कैपेसिटर मतलब ओनली कैपेसिटिव सर्किट की बात की जाएगी तो ये हमारा फेजर डायग्राम होता है। आप किसके अंदर पढ़ोगे, एसी के अंदर इसको पढ़ना है, तो 90 डिग्री 34 का बी। चलिए इसकी भी कहानी खत्म। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। 2009 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा 2009 से 2022 तक का जो भी क्वेश्चन बैंक के अंदर है उसको अच्छे से करें। तो फेज डिफरेंस का मतलब है कि ये बहादुर जिस समय बढ़ना शुरू हुआ उसी टाइम में हमारा ये रेड वाला जो दिख रहा है वो भी बढ़ना शुरू हुआ, मतलब दोनों का फेज डिफरेंस एक ही टाइम में दोनों चल रहे हैं, तो मतलब फाई की वैल्यू 0 है, तो मतलब फेज डिफरेंस क्या होगा दोनों के बीच का 0। ऑलरेडी हम 2009 वाले क्वेश्चन में भी इसको बता चुके हैं, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा ए 35 का ए। चलिए एक्सरे, एक्सरे क्या है, ये वाला आप यदि क्वेश्चन बैंक देखो इस टॉपिक का तो आपको ये वाला सीट वहां भी मिलेगा, मतलब पूरा डाटा। तो एक्सरे हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, तो कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, बात खत्म। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज मिनिमम वेवलेंथ। यदि हम वेवलेंथ की बात करें, जैसे रेडियो वेवलेंथ की, माइक्रो वेवलेंथ की, इंफ्रारेड की,
अल्ट्रावायलेट की, एक्सरे की और गामा रेज की। तो सबसे कम वेवलेंथ, यहाँ देखोगे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, जहाँ शुरू हुआ यहाँ तक, ये इसका वेवलेंथ कहलाएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा और इस वाले में सबसे कम है। तो गामा रेज के क्या होता है, वेवलेंथ सबसे कम होता है। तो गामा है, गामा रेज। तो 37 का हमारा डी खत्म। चलिए रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनकी बात करते हैं। पहला क्या रहा है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ओके ऑफ each surface of a biconvex lens is 20 centimeter and the refractive index of the material of the lens is 1.5, the focal length of the lens। ठीक है, एक उभयोत्तर लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, मतलब 2017 में ये क्वेश्चन पूछा है, वहां भी जाके देख सकते हैं, सेम कहानी है। तो हमको क्या रहा है कि भैया बताइए कि इसका फोकल लेंथ, मतलब फोकल लेंथ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ क्या होगा। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 1/f इज इक्वल टू, जैसा फॉर्मूला वैसा काम, म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 जानते हैं। अब हमको क्या क्या दिया है, इसका दे के रखा है रेडियस, रेडियस दे के रखा, ये हमारे पास क्या है, बाइकॉन्वेक्स लेंस है। तो इस वाले का फोकस इस तरफ और इस वाले का फोकस इस तरफ। तो एक फोकस हमारा क्या होगा, जो इस तरफ होगा इस साइड वो नेगेटिव, और जो इस साइड जाएगा वो पॉजिटिव। तो यदि हम लिखते तो R1 लिखते, दोनों का सेम है, तो R1 को हम मान लो पॉजिटिव लेते हैं, मतलब 20 सेंटीमीटर, तो R2 को क्या लेंगे, माइनस 20 सेंटीमीटर। ठीक है, म्यू की वैल्यू हमको दे के रखा है, कितना है 1.5। ओके, तो फॉर्मूला है पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1, 1/r1 मतलब 1/20 माइनस 1/-20। ये हो गया 0.5 और ये हो गया 1/20 प्लस 1/20, ये हो गया 0.5 और ये हो गया 2/20 मतलब 1/10। और इसको यदि भागा भोगी करेंगे तो ये हमारा किसमें है, सेंटीमीटर में है, और आंसर हमारा मीटर में भी देख के रखा है। ये हमारा सेंटीमीटर में था ना ये नीचे वाला, तो इसको हम लिखेंगे 0.5 और सेंटी को बदलते हैं किसमें, मीटर में। यदि हम बदलेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डेसी सेंटी 10⁻⁻2 से, तो 10 इंटू 10⁻⁻2, ये मीटर में, ये हमारा किसमें था नीचे सेंटीमीटर। तो 1/f, या इसको थोड़ा सा और लिख देते, ये ऊपर चला जाएगा तो स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 50। तो f इक्वल्स टू लिख सकते हैं 10/50, 10/50। तो ये कट गया, तो 1/5 मीटर, और इसी को लिखते सेंटीमीटर में तो 20 सेंटीमीटर। हम बदले ही क्यों थे भाई, जरूरत नहीं था बदलने का, चलिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, हम यहीं से कर लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू कितना आया था हमारा 0.5/10। तो f बराबर क्या हो जाएगा 10/0.5, और इसी को लिख सकते हैं 100/5 सेंटीमीटर मतलब 20 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। ये सब एक बार सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, फिर मीटर को सेंटीमीटर, जरूरत क्या है। तो जब सेंटीमीटर में ही आंसर आना है तो इसी को थोड़ा सा अच्छा से कर लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका 38 का सी। थर्टी 39 प्रकाश वर्ष का मान होता है, कितना होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये तो याद करके ही रखे हैं 39 का ए। 40 किसी प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्षमता मतलब डिस्पर्सिव पावर, किसके ऊपर, डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला यदि याद होगा तो ये हमारा डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला होता है, और ये म्यू के ऊपर डिपेंड करता है, तो मतलब मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। तो कह सकते हैं नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा बी, 40 का आंसर बी।
चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ क्या चीज 20 सेंटीमीटर आर इन कॉन्टैक्ट, द पावर ऑफ देयर कॉम्बिनेशन इन डायोप्टर इज। मतलब एक हमारा लिया गया है कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस ऐसा कुछ होता है और कॉनकेव लेंस ऐसा कुछ होता है। तो इसके फोकस की बात करें तो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, मान लिए ये लाइट आएगा ऐसे कुछ जाएगा तो इसका फोकस इस तरफ, तो इसका एफ जो होगा F1 की बात करें वो हमारा पॉजिटिव, तो ये लेते हैं 40 सेंटीमीटर पॉजिटिव। और कॉनकेव लेंस लाइट ऐसे आएगा और ऐसे जाता है, तो इसका फोकस कुछ यहाँ बनेगा, मतलब इस डायरेक्शन में, मतलब निगेटिव। तो इसका कितना दिया है F2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पावर पावर हमारा क्या होता है, P इक्वल्स टू होता है 1/f इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 1/f1 प्लस 1/f2, क्योंकि 2 है तो 1/f1 कितना है हमारे पास 40। चलिए फिलहाल पावर को दूर रखते हैं 40, और ये हमारा हो गया प्लस 1 कितना है भैया -20, सब सेंटीमीटर में, इसलिए अभी हम पावर नहीं लिख रहे हैं, उसको डायोप्टर में निकालने के लिए पहले हम इसको थोड़ा सा पावर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। पावर का फॉर्मूला क्या होता है 100/f इन सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारा हो गया इसको करेंगे 1/40 माइनस 1/20, तो ये हमारा हो जाएगा 40, एलसीएम ले लिए तो ये हो गया 1 माइनस कितना 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 1 - 2 बराबर -1/40, तो यहाँ से f बराबर हो जाएगा -40। ठीक है, सेंटीमीटर। तो पावर का फॉर्मूला हम लगा देते हैं 100 बाई कितना f सेंटीमीटर में -40, तो मतलब माइनस ए से कट गया तो ये हो गया -2.5 डायोप्टर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा -2.5 डायोप्टर। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा तो आपको देखिए, इससे पहले जो क्वेश्चन पूछे हुआ था उसके अंदर दोनों क्या लिया गया था, लेंस को कॉन्वेक्स लिया गया था। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिया गया, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स लिया गया। तो कॉन्वेक्स के अंदर हमारा फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा, जबकि कॉनकेव के अंदर हमारा फोकल लेंथ क्या लेंगे, माइनस लेंगे, निगेटिव लेंगे, तब काम करेंगे जैसे किए हैं वैसा। क्या रहा है, ए स्फेरिकल मिरर इज इमर्ज्ड इन वाटर इट्स फोकल लेंथ विल। यदि एक स्फेरिकल मिरर को वाटर में इमर्ज कर देंगे तो उसके फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, भैया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एटमॉस्फेयर से उसके फोकल लेंथ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। तो कह सकते हैं फोकल लेंथ ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इन्वायरमेंट एज इट इज प्रॉपर्टी ऑफ द मिरर, क्योंकि ये मिरर की प्रॉपर्टी होती है। हेंस इवन इफ इट इज इमर्ज इन लिक्विड इट इज नॉट गेट अफेक्टेड एंड रिमेन्स दी सेम। मतलब किसी भी लिक्विड के अंदर डाल देते हैं तो उसके फोकल लेंथ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मतलब रिमेन्स सेम रहेगा, तो रिमेन्स सेम। 42 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। चलिए 43 कह रहा है द कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए परावर्तन गुणांक क्या होता है। तो याद रखिएगा परावर्तन गुणांक कितना होता है 1 होता है। 43 का हमारा क्या हो जाएगा, 43 का आंसर हो जाएगा बी। 44 द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, मतलब पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब कैसा दिख रहा है। ये हमारा कोई वाला दूरबीन है, अंतिम प्रतिबिंब एक तो सीधा दिख रहा है और दूसरा हमारा क्या होता है, इसको पीछे की तरफ लेके आ रहे हैं तब हमको दिखता है। तो कह सकते हैं ये हमारा सीधा बनेगा और काल्पनिक बनेगा वस्तु की अपेक्षा, तो कर सकते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट कंपेयर टू दी ऑब्जेक्ट। तो 44 का हमारा हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ ए रे फ्रॉम एनी मीडियम टू वैक्यूम इज 30 डिग्री। मतलब क्रिटिकल एंगल दे के रखा है, मतलब कह सकते हैं क्या IC बोलिए या इसको सीधे C बोलिए, वो दे के रखा है 30 डिग्री। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, लाइट की वेलोसिटी क्या होगी इस मीडियम में। तो फॉर्मूला हमको पता है C/v
v इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन सी ही लिख लेते हैं क्रिटिकल एंगल के लिए, या आई सी लिखो एक ही बात है। तो हमको v निकालना, तो v इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, c इंटू साइन सी, ये इधर इधर, ठीक है। c की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10 टू दावर 3 इंटू 10 टू दावर कितना 8, और साइन 30, ये हो गया 3 इंटू 10 टू दावर 8 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये कट गया 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू दावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो 1.5 मतलब 1.5 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड तो कोई नहीं है, मतलब इसका आंसर नन, इसमें से कोई नहीं है। यदि यहाँ भी 8 होता तो 1.5 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और शायद क्वेश्चन पेपर के अंदर भी आपको 5 ही लिखा गया है, ठीक है, नहीं तो मिस प्रिंट होगा, जो भी है। 45 का आंसर हमारा हो जाएगा नन। क्वेश्चन पेपर के भी अंदर यही लिखा हुआ है, 10 पावर 5 लिखा गया है, 8 मतलब माई बोल सकते हैं मिस प्रिंट हो गया होगा प्रिंटिंग वाले से, 8 लिखना था लेकिन 5 लिख दिए। तो आंसर इसका यदि इस चारों में बोला जाता तो कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा, तो आंसर क्या होता है इसका नन होगा। नेक्स्ट, अब आ गया हमारा वेव ऑप्टिक्स के अंदर के क्वेश्चंस, चलिए देखते हैं। कह रहा है लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव बिकॉज इट शोज, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। ऑलरेडी 17 में 15 में पूछा है, तो वहां हम लोग पढ़े हैं पोलराइजेशन, पोलराइजेशन के थ्रू ऐसा कुछ होता है कि इससे पता चलता है कि लाइट हमारा क्या है, एक हमारा ट्रांसवर्स वेव है। याद रखिए इस सब चीज को। तो ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछे हुए हैं। क्या रहा है द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव गिवन इतना इतना, दो तरंगे इतने इतने से उत्पन्न व्यक्तिकरण के आयाम का महत्तम मान। आयाम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो हमको यहाँ पे a1 की वैल्यू ये हमारी हो जाएगी, ये हमारी होगी a1, ये हमारा होगा a2। तो सबसे पहले दोनों को सेम, मतलब ये साइन में तो उसको भी साइन में ही कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे फाई की वैल्यू क्या है, मतलब फेज डिफरेंस दोनों का क्या है। तो पहला हमारा y1 इज इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी, ऑलरेडी 2018 वाले ने बताया इस क्वेश्चन को। तो और y2 इज इक्वल टू कितना है 3 कॉस ओमेगा टी। इसको यदि हमको कॉस को साइन में बदलना होगा तो हम लिख सकते हैं 3 साइन π/2 प्लस ओमेगा टी, 90 प्लस थीटा। साइन के केस में 90 प्लस थीटा हमारा क्या होता है कॉस थीटा होता है, और चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो साइन पॉजिटिव होता है, तो लिख सकते हैं π/2 प्लस ओमेगा टी। तो यहाँ पे दोनों में फेज डिफरेंस कितने का हो गया इस π/2 का, तो फाई हमारा क्या हो जाएगा π/2, और फॉर्मूला में डाल देते हैं, ये हमारा a1 ये हमारा a2, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा हमारा महत्तम मान के लिए ऐसे भी चलिए। तो a1 की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस a2 की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कॉस कितना 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये पूरा टर्म हमारा क्या बन जाएगा 0। तो ये हो गया रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब 16 प्लस 9 मतलब रूट अंडर 25, मतलब 5 होगा। तो 5 कौन सा है बी, 47 का बी। When the distance between the source of light and screen is increases then fringe width, fringe width का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है fringe width का, ये होता है, ये कैपिटल जो डी होता है ये होता है हमारा यहाँ से सोर्स से लेके जो हमारा पर्दा लगा हुआ है स्क्रीन लगा उसके बीच का डिस्टेंस, और स्मॉल डी जो होता है ये जो दो सोर्सेस हैं उनके बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ क्या बढ़ाया जा रहा है स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी, मतलब कैपिटल डी की दूरी को क्या क्या बढ़ा दिया गया है, मतलब कैपिटल डी के साथ तो फ्रिंज विड्थ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी के साथ, मतलब डी बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू को बढ़ना पड़ेगा, तो कह सकते हैं इंक्रीज करेगा बढ़ेगा।
तो 48 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। The concept of secondary wavelets was given by, मतलब द्वितीयक तरंगिकाओं का अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, पढ़े हाइगन्स प्रिंसिपल, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। 49 का सी। 50 द रीजन फॉर फिनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस। अब जैसे इंटरफेरेंस का ये वाला देखे होंगे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसके अंदर जो इंटरफेरेंस होने का रीजन होता है वो होता है इसका फेज डिफरेंस। सेम फेज में नहीं, फेज में डिफरेंस आना चाहिए, तो सिंपल सा कह सकते हैं फेज डिफरेंस इंटरफेरेंस का रीजन। तो 50 का ए। 51 द विड्थ ऑफ डिफ्रैक्शन फ्रिंज इज डॉट 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 टू द विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज। देखो ये हमारा इंटरफेरेंस का फ्रिंज है और ये हमारा डिफ्रैक्शन का फ्रिंज है। दोनों में क्या होता है, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं, तो सीधा सीधी कह सकते हैं अनइक्वल। यहाँ भी देख सकते हैं इसका साइज अलग है और इसका साइज अलग है। फ्रिंज का विड्थ जो हमारा है वो दोनों का अलग अलग होता है, तो अनइक्वल है। और इसमें भी देख सकते हैं कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं कम 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 कम, और उसमें क्या है इक्वल होते हैं, ये मेंटेन करता है इक्वल। ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा, उतना ही ये भी होगा। तो इस दोनों के कंपेयर में बोला जाए तो अनइक्वल होते हैं। विच इज यूज टू प्रोड्यूस पोलराइज लाइट। पोलराइज लाइट के लिए हमको किसका यूज करते हैं, निकोल प्रिज्म का। याद रखोगे इस तरीके से निकोल प्रिज्म बनता है, ये हमारा पोलराइज लाइट बाहर निकलता है। चलिए ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के अंदर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हमारा फॉर सेम वेवलेंथ द इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स विच फिजिकल क्वांटिटी विल बी सेम, तो उस केस में हमारा मोमेंटम सेम रहता है। तो 53 का हमारा क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, इन विजुअल स्पेक्ट्रम विच कलर हैज लार्जेस्ट वेवलेंथ। विजुअल स्पेक्ट्रम के अंदर किसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो देखेंगे यहाँ पे देखो ये होता है इसका वेवलेंथ, यहाँ से यहाँ इसकी बात करें तो ये इतना, इसकी बात करें तो ये दिख रहा है बढ़ते जा रहा है, इसकी और ज्यादा और इसकी और ज्यादा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, रेड का होगा। तो रेड 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 कहाँ है भैया, लाल। 54 का ए। तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र होती है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट। वो डिपेंड किस पे करती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जबकि वो उसके फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होती है। तो कह सकते हैं करंट इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफेक्ट डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जबकि इंडिपेंडेंट किससे होती है, फ्रीक्वेंसी से। तो यहाँ पे कौन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो 55 का डी। एक मिनट, 54 का हमारा क्या था, ए। 55 का डी। 56 ओके। फिर एटम एंड न्यूक्लियाई, मतलब सर कम क्वेश्चन पूछा है, शुरुआत में ही दिखा चुके हैं। एटम एंड न्यूक्लियाई, ये भी क्वेश्चन 2019 और 16 में आपसे पूछा जा चुका है। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, मतलब किसको ज्यादा दूर तक कोई जा सकता है, मतलब पेनिट्रेट कर सकता है, मतलब इस पार से उस पार जा सकता है। अल्फा सबसे कम, बीटा उससे ज्यादा, गामा उससे भी ज्यादा, न्यूट्रॉन उससे भी ज्यादा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, गामा किरणें या गामा रेज। 56 का डी। लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है। ऑलरेडी मॉडल पेपर 2023 में ये पूछा जा चुका था, तो मतलब मॉडल पेपर से भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं। तो वहां भी हमने बताया था प्रोपल्सन, पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए बात की जाता है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है। तो जो मॉडरेटर का काम करता है न्यूक्लियर, मॉडरेटर क्या काम करता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो डाउन करता है। तो कह सकते हैं स्लो द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। तो 58 का ए। चलिए 59, रेडियो सक्रियता का मात्रक, ठीक है, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी।
यदि इंटरनेशनल यूनिट की बात करें तो वो होता है बेक्यूरल, जबकि ओल्डेस्ट यूनिट की बात करें तो वो होता है हमारा क्यूरी। तो यहाँ पे बेक्यूरल तो है नहीं, तो क्यूरी है, तो क्यूरी हमारा चलेगा। 60। द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स बेरिलियम इज 5 डे, मतलब टी हाफ हमको दे के रखा है 1/2 इज इक्वल्स टू 5 डेज। ओके, द फ्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस अनडीके एट द एंड ऑफ 20 डेज, मतलब टाइम दे के रखा है 20 डेज। तो हमको निकालना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं n/n0। ठीक है, तो n इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है यहाँ से, n0 1/2 पे पावर t/t हाफ लाइफ। तो n0 1/2, t की वैल्यू कितने देके रखा है 20, और हाफ लाइफ देके रखा है इसका 5, तो 4। तो n0 1/2 पे पावर 4, तो n0 2 2 3 4 4 2 8 16, मतलब इंटू 1/16, तो कितना हो जाएगा d। आसान है, मतलब फॉर्मूला यदि आपको याद है तो न्यूमेरिकल इजीली बनेगा, फॉर्मूला याद नहीं है तो बात की बात है। चलिए 61, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज मेड ऑफ। न्यूक्लियस किससे बना होता है भैया, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहे होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर चक्कर लगा रहे होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो 61 का हमारा क्या हो जाएगा, डी। अब सेमीकंडक्टर आ गया भाई। डायोड का उपयोग किया जाता है, ऑलरेडी 2017 में भी पूछा जा चुका है, और इससे प्रीवियस में आपको चाहे 2 मार्क्स और 5 मार्क्स में भी काफी बार पूछे गए हैं। तो डायोड का यूज किया जाता है एज ए रेक्टिफायर, तदृष्टिकारी की तरह। तो 62 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। 63, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 25, कब कब पूछा है, 20 में ही पूछा है, 13 में ही पूछा है, तो निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। ऑलरेडी आपको क्वेश्चन बैंक के अंदर इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए सब आपको वीडियो के अंदर मिलेंगे, आप जाके देखिएगा। तो यहाँ हो गया 25, निकालने के लिए सबसे आसान, इसको 2 से भाग किए 10, यहाँ क्या आया हमारा, ये आ गया 0, फिर 2 से करेंगे 25 है ना, सॉरी हम 20 क्यों लिख रहे हैं भाई, गजब बेइज्जती है। चलिए 25, इसको यदि हम 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और यहाँ बच जाएगा 1। ठीक है, फिर 2 से करेंगे 6, 0, फिर 2 से करेंगे 3, 0, फिर यदि हम 2 से करेंगे तो 1, 1, फिर इसको हम 2 से करेंगे तो 0, 1, और इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं तो लिख सकते हैं 1, 1, 0, 0, 1, और बेस इसका 2। तो 1, 1, 0, 0, 1 कौन सा है, ये वाला है। तो कई बार पूछा है, ऑलरेडी आप जाके प्रीवियस ईयर का बनाओगे 2022 तक का जो वीडियो बना हुआ है उसमें आपको ये क्वेश्चन वहां मिलेगा ही मिलेगा, मतलब बार बार लगातार पूछा जाने वाला है। तो 63 का हमारा हो गया सी। 67, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का तापमान गुणांक क्या होता है भैया, ऋणात्मक होता है। ऑलरेडी भले यहाँ पे ये क्वेश्चन पहला बार दिख रहा है, लेकिन ये जो डाटा दिया गया है ये ऑलरेडी आपको सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ क्वेश्चंस के अंदर है। वहां भी हमने बोला है कि सेमीकंडक्टर का क्या है कि मतलब आपका थर्मल कोफिशिएंट क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यदि आप वहां पढ़े होगे तो 2023 का जो बंदा एग्जाम दिया हो, यदि आप देख पा रहे हो तो वहां भी हमने इस चीज को निगेटिव बताया था। तो स्वाभाविक बात है, भले पूछा ना हो लेकिन ऑलरेडी वहां बताया जा चुका था। तो आंसर क्या हो जाएगा, मेटल के लिए हमारा पॉजिटिव होता है जबकि सेमीकंडक्टर के लिए निगेटिव होता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, तो निगेटिव, जबकि मेटल में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हमारा 64 के बाद आता है 65, द इम्प्योरिटी एलिमेंट यूज्ड फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए इम्प्योरिटी एलिमेंट कौन सा यूज करते हैं, जो ट्राइवैलेंट होते हैं, मतलब त्रिसंयोजक जो होते हैं उसको यूज किया जाता है। मतलब ट्राइवैलेंट का मतलब होता है कि जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन हो। तो हमारे पास जो है बोरॉन, बोरॉन का यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये ऐसे लिखेंगे कुछ,
इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है? दूसरा वाला। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। अरे अच्छी बात है। बिस्मथ को यदि हम लिखते हैं तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है? ये 6 वाला, 6 ही है ना, तो कितने हैं इसमें? 5। यदि बात करते हैं फास्फोरस की तो फास्फोरस में कितना है? 5। और यदि हम बात करते हैं आर्सेनिक की तो इसके में भी कितने हैं? 5। तो 3 किस में है? सिर्फ बोरॉन में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बोरॉन। मतलब 2018 के अंदर भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, कुछ ये जो हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं वो अलग थे, तो वहां भी देखोगे आप इसी तरीके से वहां भी बताए हैं। अब ये किसका सिंबल है? सिंबल किसका है? डायोड का सिंबल है। शक्ल देखोगे यदि सर्किट के अंदर तो ऐसा दिखेगा, और क्या बोलते हैं सर्किट बोर्ड के ऊपर देखोगे तो ऐसा सिंबल वहां भी किसी भी सर्किट के ऊपर रहता है। तो ये किसका है? डायोड का। तो डायोड का है आंसर। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर के परावर्तन गुणांक की इकाई मतलब यूनिट ऑफ एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर। तो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या होता है? जैसे करंट के लिए आई नॉट बाई आई आई, तो इसी तरीके से सब वोल्टेज के लिए, पावर के लिए सबका सेम का रेशियो होता है। मतलब ऊपर भी करंट नीचे भी करंट, मतलब एम्पियर बाई एम्पियर। तो यूनिट क्या होगा? एम्पियर एम्पियर कट गया, यूनिट लेस, तो कह सकते हैं नो यूनिट। 68, which one of the following logic gate is universal logic gate? universal logic gate दो ही होते हैं हमारे, एक NAND होते हैं और एक हमारा NOR। तो ये हमारा यूनिवर्सल हो जाएगा। यदि NOR होता तो वो भी होता। ठीक है, तो दोनों को याद रखिएगा, ये दोनों हमारे क्या है? यूनिवर्सल लॉजिक गेट होते हैं। अब कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर देखते हैं क्या पूछा गया है। पहला पूछा गया है विच फ्रीक्वेंसी रेंज इज यूज्ड फॉर टीवी ट्रांसमिशन। ये ऑलरेडी 21 में, 16 में, 15 मतलब बार बार लगातार पूछा जा गया है क्वेश्चन। तो इसका हमारा आंसर क्या होता है? पहले हो चुका है इसका, मतलब 30 to 300 मेगाहर्ट्ज। इसका आंसर होगा 69 का सी। नेक्स्ट, यूएचएफ। यूएचएफ का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसका यूज किया जाता है। सबसे पहले इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 300 मेगाहर्ट्ज टू 3 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, और इसका यूज किया था स्पेस वेव प्रोपेगेशन मोड के अंदर। तो स्पेस वेव के लिए मतलब 70 आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। यदि आया है तो अपने कॉपी में प्रीवियस वाला का जो वीडियो लिख रहे होंगे उसके साथ साथ एक पेज के अंदर इसको भी लास्ट में लिख लीजिए, तो आपका पूरा क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। ठीक है, कि आगे भी अपन मैथ्स का वीडियो स्टार्ट करेंगे जल्दी ही। उसके अंदर जो भी अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और कोशिश मेरी ये रहेगी कि इजीएस्ट वे से यदि आप उतने क्वेश्चंस को बना के जाते हो एग्जाम में तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने में मैथ में कोई नहीं रोकेगा। इसलिए आराम से वेट कीजिए, जल्द ही आपका मैथ्स का भी वीडियो आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये आपका चैनल है और आपके लिए है। थैंक यू।